क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 5, इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में अगर औद्योगिकरण हुआ था तो किन किन कारणों से हुआ था, उनके क्या कारण रहे होंगे जिससे औद्योगिकरण हुआ, इनके बारे में आपको उल्लेख करना है, मतलब थोड़ा बताना है आखिर क्यों हुआ था। देखिए इसका क्या है, औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला बात यह है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक आविष्कार लोग नहीं करता। कोई भी चीज़ का खोज, कोई चीज़ को बनाना कब करता है, जब उसको जरूरत पड़ती है। जब तक जरूरत नहीं रहता तब तक उसका आविष्कार नहीं होता है। तो आवश्यकता होती क्या थी, नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और जो तत्कालिक समय के उद्योग का विकास का प्रारंभ हुआ। जो नई नई आवश्यकता, हमारी जो आवश्यकताएं बढ़ने लगी कि कपड़े इतने चाहिए, इतने हमको घर बनाने लोहा का लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, तो इसी तरह से उद्योग का डिमांड होने लगा कि भाई इस उद्योग होनी चाहिए, हमारे देश में उद्योग होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड हो रहा है तो उत्पादन होना चाहिए ना। जब डिमांड होता है तभी तो उत्पादन करता है लोग, तो ऐसा विकास होने लगा। नए नए मशीनों का आविष्कार हो गया। 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हो गया। 18वीं शताब्दी क्या कहे इसको, मनहूस दिन कहे कि अच्छा दिन कहे, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी विकट स्थिति होती है। अच्छा दिन इसलिए कहते हैं कि नए नए अब मशीनों का आविष्कार होगा है, अच्छा बात नहीं, नया नया मशीन लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, सब देश का तरक्की होगा, इस बात के लिए अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है। और दूसरा दुख इस बात का हो जाता है कि औद्योगिकरण के साथ साथ ही हमारा देश गुलाम बन गया, उपनिवेशवाद का भी जन्म हो गया। दोनों मार्ग साथ में आया, एक साथ नहीं। एक साथ माने नहीं होता। देखिए लड़की का विदाई होता था, क्या होता है, लड़की को सोचने पर आती कि हंसे के रोए। अब एक बात है, रोना इसलिए आता है कि घर से बिछड़ रहे हैं। अच्छा इसलिए आता है कि जो सपना सजा रहे थे, सजन घर जाएंगे, तो सजन घर जा रहे हैं, तो दो बातें हो रही। तो हंसे के रोए समझ में नहीं आ रहा है। मिलन है, किसी मिलन हो रहा है, एक तरफ से जुदाई हो रही है, क्या है, मिलन है जुदाई। तो उसी प्रकार से अब बात यहाँ पे आती है औद्योगिकरण की, तो हमको भी समझ में नहीं आता है कि हंसे कि रोए। हंसे इसलिए कि वो अगर नए नए मशीन बन गए तो आविष्कार हो गए, तो आविष्कार हो गए तो किसके लिए हुआ भाई। अच्छा कपड़ा का फैक्ट्री लगा तो क्या कपड़ा फैक्ट्री वाला पहनेगा, क्या हुआ होगा, पहले आविष्कार हुआ, आविष्कार से क्या हो गया, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण जब हो गया तो बड़े बड़े फैक्ट्री लगे, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। बाजार की तलाश में लोग इधर उधर भटके, निकले, पहुंच गए इधर उधर, जहां पहुंचे वहीं पर डेरा जमा लिए, और डेरा जमा के वहीं का शोषण करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उपनिवेशवाद मतलब औद्योगिकरण ही उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। औद्योगिकरण को जन्म किसने दिया था, आविष्कार। सब आविष्कार नहीं होता तो औद्योगिकरण कहाँ से होता, नए नए मशीनें नहीं बनता। तो ये कहीं ना कहीं सब जुड़ा हुआ चीज़ है। अब देखिए इसमें भी अब एक बात करें कि आविष्कार काहे हुआ था, तो उसके जड़ में जाइए, पता चला कि लोहा और कोयला का उत्पादन होने लगा। लोहा एवं कोयला की प्रचुरता जब बढ़ी ना, तो किसी भी उद्योग को अगर गति प्रदान कराना है तो दो चीज़ें चाहिए आपको। वह क्या थी, लोहा और कोयला। लोहा से यंत्र बनते हैं, मशीन बनते हैं, और कोयला से क्या होता है, ईंधन मिलता है। कल बताया था इस बात को। तो ये दोनों ब्रिटेन के पास दोनों से उपलब्ध हो रहे थे। ब्रिटेन में लोहा और कोयला के खान पर्याप्त मात्रा में थी, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में वहाँ पे थी। किसकी खाने, लोहा की और कोयला की खाने वहाँ पे उपलब्ध थी। इससे बेनिफिट मिला कि वहाँ पे औद्योगिकरण जल्दी आ गया ब्रिटेन में। अब औद्योगिकरण आ गया तो एक फायदा और देखने को मिल रहा, उद्योग तो लग गया, अब उत्पादन इतना बढ़ गया कि लोग को परेशान हो चुका था कि भाई कितना उत्पादन कहाँ पे रखें हम, किस जगह पे बेचें हम, कहाँ सेल करें हम, ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो बैठेगा कि नौटंकी करेगा तू। दो कारण मेन कारण थे, तीन कारण हो गए। पहला नंबर बात, सबसे बड़ा कारण क्या था कि आविष्कार हुआ। दूसरा कारण क्या कहेंगे कि भाई उसका औद्योगिकरण हुआ। और तीसरा कारण क्या हो गया कि बाजार और क्या बोलते हैं उसको, कच्चे माल की प्राप्ति थी। तो इसी के खोज में क्या बन गया, उपनिवेशवाद का जन्म हो गया। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित कर दिया। देखिए फैक्ट्री प्रणाली का विकास हो गया। क्या हो गया, फैक्ट्री प्रणाली का विकास।
इसमें नए नए उद्योग यंत्र लगने लगे, नए नए फैक्ट्री स्थापित हो रहे थे, दिन पर दिन नए नए केंद्र खुल रहे थे, ये भी हो गया। इसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ। अगला पॉइंट है, पॉइंट बनाना के लिए पॉइंट नंबर हम नहीं लिखे हैं, सस्ते श्रम की उपलब्धता। श्रम बहुत सस्ता मिल रहा था, क्यों? काम लोग था ही नहीं, कम से कम मजदूरी पर पैसा, कमे पैसा पर काम करने के लिए तैयार हो जाता था। आप बेरोजगार रहिएगा, आपके पास काम नहीं रहेगा तो कमे पैसा पर काम करेंगे तो करने लगिएगा क्या? आपके पास रोजगार रहेगा तो काम करने के लिए कहेंगे ना हमारे पास नहीं करेंगे, इतना पैसा देवा तो करबो ना तो ना करबो क्या? तो लोग उस समय बहुत बेरोजगार हो चुके थे, भूखमरी की स्थिति हो रही थी 18वीं शताब्दी में। जानबे करते शासक सब कैसन सा, सब जहाँ के शासक, रूस का देखिए, जापान का देखिए, चाहे भारत का देखिए, सब जगह का तो उसने था लीक लोड़ा पे पत्थर। यहाँ पे भी था लीक लोड़ा पे पत्थर था, यहाँ पे कहाँ था? बहादुर शाह, कौन बहादुर शाह? कौन था ये? बहादुर शाह द्वितीय उस समय शासन कर रहा था भारत में, दिल्ली के सल्तनत पर बैठा हुआ था, वही न था। जब अंग्रेज आया तो वही शासक था, उसी के शासक काल में अंग्रेज आया था। अब अंग्रेज तो आया, देखा कि भाई यहाँ पे शासक जब दारू पी को उमराल है, जनता बेहाल है, तो यहाँ शासन करना तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसी का ना मौका का फायदा उठा रहा है। पता है शेर उसको तो नेपाल भागना पड़ा था, शेर शाह द्वितीय को नेपाल भाग गया बेचारा डर के मारे, जब अंग्रेज हमला किया तो दूसरा कोई उपाय नहीं था उसके पास, क्या करेगा बेचारा, भाग गया, इधर उधर भाग गया। तो सस्ते श्रमिक मिल रहे थे कब? 18वीं सदी में। इसी कारण से सस्ते श्रमिकों के कारण से क्या हुआ था, अंतिम वर्षों में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे किसानों को, छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेचने वाले छोटे किसान मजदूर बन गए। छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे किसान का छोटे छोटे जमीन थे उनके पास, टुकड़ा, सब जमीन को खरीद लिया। कौन? जमींदार साहब। जमींदार से खरीद के अपना फार्म हाउस बना लिया। आज जिस जमींदार के पास, जिस किसान के पास थोड़ा ज़मीन था, वो भी बेचारा के बिक गया। अब बन गया क्या? वो जब आपके पास ज़मीन नहीं रहा तो बन गया मजदूर, बेरोजगार बन, मजदूर बन गया। आपके पास था, रोजगार कीजिएगा तो खाना मैंने 2 वक्त की रोटी जाएगा, नहीं कीजिएगा तो वो भी गया, था कि नहीं? अब ये जो बेरोजगार बन गए तो सोचे कि निकट के शहरों में जाकर काम करने लगते हैं। तो निकट के शहर में गए हैं तो कहा कि भाई तुम सब कहाँ से आया? तो हम वहाँ से आए, हम बिहार से आए, उड़ीसा से है, बंगाल से है। ठीक है, आ जाओ, काम पे लग जाओ। 8 घंटा काम करना, काम करवाता था, कहता तो लो इतना रुपया, मनमाना ढंग से रुपया दिए। न्यूनतम मजदूर कानूनी लागू, न्यूनतम क्या था, मजदूरी कानून लागू तो नहीं हुआ था, हाँ न्यूनतम लागू नहीं हुआ था। इससे फायदा हो रहा था मकान मिल मालिकों को, खूब शोषण कर रहा है, जम के खूब काम करवाइए, पैसा कम दीजिए। तो ये सब सिस्टम था। असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे और सस्ते श्रम के उत्पादन में सहायता मिला। इतना उत्पादन बढ़ गया बस कि और मशीन लगा ना कि बस औद्योगिकरण को और बढ़ावा देने लगा। ठीक है, अगला परिणाम क्या है? यातायात की सुविधाएं। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं थी, कच्ची सड़कें, ठीक से बैठिए, कच्ची सड़कें थी, सड़कें अच्छी थी नहीं। अब ट्रेन का विकास कर लिया, रेलवे पटरी बिछ गया, इतना ज़्यादा व्यवस्था कर लिया। वो फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने में ब्रिटेन ने यातायात की सुविधा को बहुत ही मजबूत कर दिया। ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में कर लिया था और ब्रिटेन और इंडिया में भी कर लिया था। इंडिया में भी किया, बट इंडिया में खाली कच्चा माल ढूंढने के लिए, क्या जहाँ जहाँ से जरूरी खींचना है वहाँ पे सड़क बनवा दिया, पुल बनवा दिया, ट्रेन बिछवा दिया। वह ब्रिटेन में इतना ज़्यादा विकसित हुआ ना कि उसका हद नहीं था। हर जगह गली मोहल्ला जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है वहाँ तक ट्रेन पहुँचती थी, वहाँ तक सड़क की उत्तम व्यवस्था थी, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था थी, वहाँ तक पानी निकासी की व्यवस्था थी ब्रिटेन में। और यही कारणों से क्या हुआ, सामान का प्रवाह जो है ना, जब रोड अच्छा रहता है सामान धड़ाधड़ जाना आना हो जाता है ना, तो और ज़्यादा उत्पादन होने लगा, और ज़्यादा व्यापार फैलने लगा, है ना। इस प्रकार से औद्योगिकरण को और गति मिल गया, तेज गति मिल गया। इतना चलिए रहा था बेचारा तेजी से, और गति मिल गया। क्या लगे, रोड अच्छा मिल गया इसको, क्या, तो ये हो गया। अगला है विशाल औपनिवेशिक स्थिति। छोटा सा ब्रिटेन अकेले इतना देश को उपनिवेश बना लिया था। हैरतमंद की बात है ये, बहुत हैरतमंद की, आश्चर्य की बात है ये। एक छोटा सा देश इतने बड़े बड़े विशाल देशों को गुलाम बना लिया, और जितना गुलाम बनाया ना, यकीन मानिए किसी का तरक्की नहीं किया, वो सब में शोषण किया। वो
अब बताइए 5 गो देश का जो ताकत था, जो धन था, पैसा था, वह धन पैसा 5 गो देश का धन पैसा संपत्ति किसी एक देश में जाएगा या 18 को, वहाँ तो 18 20 को देश बना लिया था गुलाम। उतना गुलाम जब बनाएगा सब देश के पैसा के ओकरे घर ही जाएगा ना, तो अमीर बनेगा गरीब बनेगा? दिनों दिन अमीर बनते जाएगा नहीं। आप मान लिए किसी 5 गो घर के कब्जा कर लिए, तो 5 घर में जितना आमदनी होगा सब में से शेयर मिल रहा है आपको, तो आपका तरक्की ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से उसको तरक्की होते चला गया और औद्योगिकरण को और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि उद्योग तो लगा ही हुआ था, फैक्ट्री में उत्पादन तो हो ही रहा था, और ज़्यादा फायदा होने लगा कि भाई चलो भाई पैसा का इनकम का स्रोत बना हुआ है टाल, खूब और मशीन सब उन्नति करने लगा उसमें। अब है इसमें देखिए, इसको फायदा क्या होता था कि कच्चा माल इंडिया से उठाया, चाहे किसी भी उपनिवेशिक देश से उठाया, एकदम सस्ते दाम पर। कितने दाम पर? एकदम रद्दी के भाव में उठाता था वो सस्ता माल पे। क्यों? कहता था कि तुम्हारे पास जूट है, कपास है, खेती तो करवे किए हो, क्या करोगे तुम रख के? तुम क्या करोगे बताओ? सूद काटोगे? कितना काटोगे? हमको बेचो, हम तुमको देंगे रुपया। भाव का भूसा लगा के कम से कम दाम में वो जितना कपास जूट जितना भी होता था, जो भी मटेरियल चाहिए उसको कपड़ा बनाने के लिए, चाहे फैक्ट्री बनाने के लिए, स्टील जितना भी चीज़, जो भी चीज़, उस सब को कम से कम दाम में खरीद के लिया जाता था अपने देश में। देश में लेके मान लीजिए सपोज देखो, हम बताते हैं आपको कि 5 रुपया का सामान खरीद कर ले गया। कितना में? 5 रुपया का। उसी सामान को वहाँ पे गया 250 का 300 का टी शर्ट बना के वहाँ पे आया तो 400 में बेच रहा है। 5 रुपया का उसको सब कुछ कोस्ट उठ भाड़ा उड़ा लेके सब कुछ मजदूरी लेके उसका खरीद, मान लीजिए 15 रुपया बनाने में पड़ा होगा वो टी शर्ट, और 15 रुपया बनाई टी शर्ट का उसको दे ले रहा है कितना? 250 300। अब बताइए उसका मुनाफा बढ़ेगा कि घटेगा? कितना मुनाफा हो रहा है? कम दाम में खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचिए। ये रणनीति अपना कर अंग्रेज सब तो इतना बममा गया, इतना आर्थिक सपोर्ट मिल गया उस सबको कि पूछिए मत। और अभी तक वो सब उसी के खा रहा है, समझिए इतना ज़्यादा विकसित हो गया अंग्रेज सब। तो ये सब कारणों से क्या हुआ था? औद्योगिकरण हुआ था। बात समझ में आई? इतने सारे कारण थे, एक कारण नहीं थे। इन सभी कारणों को आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पे पॉइंट हम नहीं दे पाए हैं, मगर यहाँ पे अब बिंदु दिया रहेगा, समझ जाइएगा डैश, तो समझ जाइए वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ से पॉइंट बना लीजिएगा और वहाँ से पॉइंट बना के हर चीज़ के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं, या तो अपने मन से भी जोड़ सकते हैं लिख के। ठीक है, अपने मन से तब जोड़िएगा जब पूरा लिख लीजिएगा तब, क्योंकि लिखिएगा पूरा और उसके बगल में अपने मन से भी 2-3 पॉइंट जोड़ लीजिएगा अपने मन से समझ के। तो ये समझ में आ गया? अलग होने के लिए क्या? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन नहीं हुआ बताइए? परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं? क्या औद्योगिकरण आया होगा परिवर्तन नहीं होगा? ऐसा हो सकता है जी? आए ऐसा नहीं हो सकता कि परिवर्तन नहीं हो। क्या है कि नगरों के विकास सन 1850 से 1950 के बीच में हुआ था। कब से कब हुआ था? 1850 से 1950। 100 साल में नगरों का विकास हुआ। वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग एवं इतना इत्यादि उद्योग, ये सब उद्योग लग रहे थे। कहाँ पर? जमशेदपुर में, सिकदरी में, धनबाद में, डालमिया नगर में, कानपुर में, सब जगह स्थापित हो रहे थे नए नए उद्योग। कौन स्थापित कर रहा था? ब्रिटेन स्थापित कर रहा था। कुटीर उद्योग का पतन हो गया, छोटे छोटे जितने भी उद्योग थे सब खत्म हो गए, बड़े बड़े मशीन आ गए और वैसे वैसे शिल्पकार जो शिल्प उद्योग थे, जो हाथ से बुनते थे, हाथ से बनाते थे, वो सब का बेकार हो गया, वो सब बेकार हो गया, वो सब बेरोजगार हो गया। साम्यवाद का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप परिणाम हुआ। देखिए साम्यवाद का विकास भी हुआ। क्या हुआ? साम्यवाद का भी विकास हुआ। किसके कारण से? औद्योगिकरण कारण से। औद्योगिकरण जब आया ना तो इससे साम्यवाद का विकास भी हुआ। वो कैसे हुआ देखिए, स्वरूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के शुरू हो गया, जिसकी खपत के लिए यूरोप औपनिवेशिक की होड़ शुरू हो गई। आगे चलकर उपनिवेशवाद और साम्यवाद का भी रूप ले लिया। समाज में वर्ग विहीन एवं बुजुर्गुआ वर्ग का उदय हो गया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत में उद्योगों में पूंजी लगने वालों में उद्योगपति बन गए। अतः और जो समाज 3 समूह बट गया, एगो बुजुर्गुआ वर्ग, एगो पूंजीपति, एगो बुजुर्गुआ वर्ग, एगो मजदूर वर्ग, बना ना। तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म ही बड़े बड़े उद्योगों के कारण से हुआ। देखिए तो 2 बात यहाँ पे हो रही हैं। औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहला नंबर तो ये हुआ कि छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। दूसरा बात तो ये हुआ उपनिवेशवाद का जन्म हो गया। तीसरा बात तो ये हो गया कि उपनिवेशवाद के साथ साथ साम्यवाद का जन्म हो गया, समाजवाद का जन्म हो गया।
और तीसरे नंबर बात क्या हुआ कि जितने भी शिल्पकारी थे, जितने भी हाथ से बनाने वाले मजदूर थे, वो सब बेरोजगार होते चले गए। ठीक है, 4 परिणाम देखें। आगे देखिए, और एक मजदूर वर्ग जो जन्म लिया, एक उसका जिसका नाम था स्लम पद्धति, और एक स्लम पद्धति का ही विकास हो गया, है ना। स्लम पद्धति में क्या करते थे, गरीब निसहाय मजदूरों का शोषण होता था स्लम पद्धति के अंतर्गत। उसे स्लम होते थे, स्लम माने क्या, नौकर, नौकर चाकर, बंधुआ मजदूर कह सकते हो उसको आप। घर के छोटे, देखिए स्लम पद्धति की शुरुआत छोटे छोटे घरों में जहाँ पर कोई तरह की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पर रहने वाले मजदूरों को बाध्य किया जाता था रहने के लिए। ऐसे घरों को कहते थे स्लम, और इसमें रहने वाले लोग कहते थे क्या, स्लम लोग। और ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं, स्लम पद्धति। समझ, तो आप समझ गए कि औद्योगिकरण से क्या हुआ। सबसे पहला नंबर बात की छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया, ये बताना है आपको। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, सारी घटनाओं को बताए हैं, फिर भी समझा के फिर से बता रहे। देखिए, उपनिवेशवाद की व्याख्या विभिन्न कालों में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है। अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा दिए हैं, पर इतिहास की दृष्टि से उन्नत एवं शक्तिशाली, इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, तो देखिए, उन्नत एवं शक्तिशाली देशों द्वारा पिछड़े और निर्बल देशों के राजनीति तथा आर्थिक आधिपत्य की स्थिति को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। देखिए कितना अच्छा परिभाषा बना है। कैसे देश, जो देश ताकतवर है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, वह देश अपने से गरीब देश पर जाकर उस पर कब्जा कर लिया है, उस पर अधिकार कर लिया है, उसका पैसा पे हथिया लिया है, उसका राजनीति पर हस्तक्षेप कर लिया है, वही कहलाता है उपनिवेशवाद। ठीक है, देखिए मतलब कि बड़का मछली तालाब में होता है ना, छोटका मछली को खा जाता है, वही है यहाँ पे देश में। जो शक्तिशाली देश सबसे था वो गरीब देशों पर लूट लिया। कहीं ऐसा भारत गरीब था, भारत गरीब ना था, आर्थिक रूप से गरीब ना था, भारत गरीब था अपनी सोचों से, सभ्यताओं से, सभ्यताओं के आगे झुक गया। यहाँ के लोग था अतिथि देवो भव, अतिथि आता और देवता के समान होते हैं, उनको क्या पता कि शैतान है, नहीं तो वो गरीब मार मार के ठीक कर देते वो गरीब। समझ रहे बात को, यहाँ पे दूसरे विधि था, यहाँ के लोग सीधे साधे थे, इसी का नाजायज फायदा उठा लिया। नहीं तो भारत को गुलाम बनाना कोई मामूली बात, भारत गरीब थोड़ी ना था। कहाँ के लोग, जहाँ हर जगह देखिए, लोग ब्रिटेन क्या किया, थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ा लिया। वो सोचा क्या कि भाई हमको व्यापार करना है और हमको कच्चा माल उठाना है, तो हमको इसको कैसे करना पड़ेगा रेगुलेट। हाँ, वो अपने जहाँ जहाँ गया ना, वो वहाँ पे वो बहुत तरह का नीति अपनाने लगा। पहले तो पैसा उसके पास अथाह हो गया था, पैसा का ताकत बन गया, क्योंकि उद्योग से को बहुत मुनाफा होता था इसको। अब देखा कि हमको इतना पैसा वाला होइए गए तक अधिकारों कर लेते हैं, इतना दूर पर अधिकार करते गए। आप देखिए पैसा वाला का गुलाम बनना बड़ा आसान होता है, पैसा जो हो रहा है तुरंत आदमी से गुलाम बना लेगा। जैसे कि मान लिया अपने गाँव में कोई करोड़पति आदमी आ जाए है, तो वो जानते हैं यहाँ के किसानों से को तुरंत गुलाम बना लेगा। कहता तू आ जाओ हमारा घर पे काम कर दिए, तू आ जाओ हमारा घर पे काम कर दिए, इतना कमा देंगे उतना, सब गुलाम बन गया उसका। पैसा का गुलाम बनना बहुत आसान हो, दोनों को गुलाम बना सकता है, पढ़े लिखे आदमी को भी गुलाम बना लेता है। पैसा ऐसा चीज़ होता है, समझ गया। तो ये और पैसा से, अब बुद्धि से और सहन शक्ति से, प्लानिंग से, अपने कूटनीतिक तरीके से वो बना लेता था गुलाम। बहुत बड़ी बात थी। सीधा साधा नहीं कहिए, सीधा साधा तो आप कहिए, सीधा साधा किसको कहते हैं। देखिए एकता नहीं थी, लोगों को जागरूकता ही नहीं थी, समझ में नहीं करते कि कोई देश ऐसा भी कर सकता है। जानते हैं अंग्रेज जब शासन किया ना भारत में, अंग्रेज जब लूट रहा था भारत को, तो भारतवासियों को पता ही नहीं था कि अंग्रेज हमको लूट रहा है, पता ही नहीं चल रहा था। बाद में बुद्धिजीवी लोग आए तो बताया कि हम लोग कंगाल हो रहे हैं और तुम लोग को सूझ नहीं रहा है। वही जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसे हम लोग क्रांतिकारी लोग कहते हैं, वो जागरूकता फैलाने का, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, वही से ना क्रांति फैलाने पर काम किए थे। बैठिए, अब देखिए तो हम क्या कहाँ पे थे, कहाँ चले आते। देखिए उपनिवेशवाद समझ में आ गया। कोई भी शक्तिशाली देश का कमजोर देश पे शासन कर लेना ही कहा जाता है उपनिवेशवाद, है ना। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, सुनिए कैसे कैसे हुआ था, आप सुनिए कैसे कैसे, फिर से सुन लीजिए। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, वैसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई। कहाँ पे, इंग्लैंड पर। कल कारखाने स्थापित होने लगे, तरह तरह की वस्तुएं, बहुत उत्पादन ज़्यादा होने लगा, वस्तुओं का उत्पादन बहुत होने लगा, खपत कम था, और उन वस्तुओं का खपत करने के लिए बाजार चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा बाजार। और बाजार की खोज में जो ये इंग्लैंड जो है दूसरे दूसरे देशों में घूमने लगा और जाकर आया, और भारत में भी आया, और भारत व्यापार का आकर्षक केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कपड़ा खरीद रहे थे, बहुत कुछ खरीद रहे थे। धीरे धीरे उसने भारत में शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और शक्ति का प्रयोग करते करते क्या किया, उसने उपनिवेश बना लिया, और इस प्रकार से भारत में भी उपनिवेशवाद का जन्म हो गया। आया था कपड़ा बेचने, व्यापारी बन के, परंतु बना लिया क्या, बन गया शासक।
इस प्रकार से देखिए क्या कि यह जो था ना, इसमें एक बात और बताते हैं आपको लिए जानकारी के लिए कि उपनिवेश बनाने के लिए खाली वो अंग्रेजे नहीं आए थे, पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, जानवे करते हैं वास्को डी गामा पहले आया था। उसके बाद फ्रांस के आए थे लोग, अमेरिका के लोग भी यहाँ पे ट्राई मारे, डच के लोग भी ट्राई मारे, स्पेन के लोग भी ट्राई मारे, सब अपना अपना जगह पे ट्राई मार रहे थे भारत में व्यापार करने का कि हम यहाँ व्यापार करेंगे, हमारे एरिया है ये, तुम इतना तुम यहाँ व्यापार करेंगे, वहाँ पे हम व्यापार करेंगे, सब अपना अपना जगह पे व्यापार करने लगा। कुटीर उद्योग के महत्व और उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कुटीर उद्योग का महत्व होता है क्या? छोटे छोटे उद्योग जो लगते हैं क्या उसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है उसका? चलिए देखते हैं। देखिए कम पूंजी में घरेलू स्तर पर स्थापित उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कम पूंजी लगे, घर के लोग ही काम करे, घरे में स्थापित कर ले, उसे कहते हैं क्या? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें देश के अधिकांश आबादी की भागीदारी होती है। इसमें किसी विशेष तकनीकी की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें श्रम, पूंजी, समय तीनों कम लगता है तथा लोग घर बैठे बैठे ही अपना रोजगार काम कर लेते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें घरेलू महिलाओं का भी योगदान होता है। कुटीर उद्योग का प्रमुख उदाहरण है जैसे सूत काटना, बुनाई करना, उसकी रंगाई करना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, दिया सलाई बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, क्या माचिस उद्योग खोलना, फिर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सिलाई उद्योग खोलना। ये सब क्या है? छोटे छोटे उद्योग हैं। कोई भी आदमी अपने परिवार में खोल सकता है। देखिए आपको पता है अपने गांव में चाहे किसी जगह जाकर देखिए महिलाएं बेरोजगार है कि नहीं है? आपके घर के अपने घर के देख लीजिए, देखिए आपकी मम्मी या खाना बनाने के बाद क्या करती हैं? बैठ के इधर उधर काम टाइम पास करती होगी, चाहे आपके चाची, चाहे आपकी कोई भी, चाहे मेरी मम्मी तो बहुत काम करती है। हालांकि आपकी मम्मी क्या करती है देखिए, हालांकि घर में तो काम इतना होता है कि कभी खत्म नहीं होगा। लोगों को लगता है घर में कौन काम है, मगर जो आदमी घर में काम करता है उसको पता चलता है घर में कितना काम होता है ना। वो भर दिन काम करते रहेगा, जीवन भर काम करते रहेगा, तो खत्म नहीं होगा घर का काम। और उस काम से आय तो नहीं मिल रहा है उसको, डायरेक्टली बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली पैसा तो नहीं कमा रहा है। और छोटा सा उद्योग लगा लेगा घर में, मान लिया आपके घर में चूड़ी लहठी बनाने का उद्योग लगा लिए आप, तो आप 4-5 आदमी घर में है, 3 गो जेंट्स है और 4 गो लेडीज है मान लिए हैं, तो उस 4 गो लेडी क्या करती है, उसमें सहयोग करती हैं। खाना बनाने के बाद में, बच्चों को संभालने के बाद में जो समय बचता है उसमें लहठी बनाती है, नग बिठाती है, तो पैसा कमाए कि नहीं कमाई? एक जेंट्स अगर बाहर जाके कमाता है 20,000 रुपया, अगर वही जेंट्स अकेला अगर घर पर स्थापित कर लेता है तो घर के 2-3 लेडीज काम करती है, तो वही जेंट्स 50-60 हज़ार का महीना कमा सकता है घर में। अब सोचिए कितना बड़ा इनकम का स्रोत हो जाता है। और जान लीजिए अगर घर घर बिजनेस होगा तो तरक्की कितना ज़्यादा होगा, किसी पर आश्रित नहीं होगा। कथी होगा? बेवकूफ, हाँ किने कौन बताते हैं बड़ा। अब देखिए क्या हुआ, तो कुटीर उद्योग अगर खुलेंगे तो स्वाभाविक लोग क्या होगा, रोजगार के लिए भटकेंगे इधर उधर। अरे आपके घर में कुछों का फैक्ट्री है, तो आपके घर के लोग कहाँ जाएंगे भटकने? अरे काम घर में है, घर में फैक्ट्री लगा हुआ है, घर में काम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, सेल हो रहा है, अपना अपना सामान प्रोडक्ट बेचने में सब लगा हुआ है, सबके घरे घरे फैक्ट्री है। कितना अच्छा होता। गांधी जी यही कह रहे थे कि सबके घरे घरे फैक्ट्री हो जाता है तो काम में तमाम हो जाए, मगर होता ही नहीं है, बड़े मुश्किल है। देखिए कुटीर उद्योग क्या हुआ, जब औद्योगिकरण हुआ ना, कुटीर उद्योग मर गया बेचारा, सारा लोगों का चौपट कर दिया, बेरोजगार कर दिया, एकदम बेरोजगार हो गया बेचारा। सब क्या करेगा, मजबूरी में बेचारा फंस गया, सब कोई उद्योग नहीं मिल रहा था उसको, क्या करेगा बेचारा बताइए जरा, अकेले क्या करेगा। अब आदमी आप बना के कोई सामान जो है आप बनाए हैं कुटीर उद्योग में सामान 100 रुपया का, वही सामान बेचने कोई 80 रुपया में आएगा तो लोग किसका खरीदेगा भाई? स्वाभाविक है कम दाम की चीजों को लोग खरीदता है। अब बड़का बड़का फैक्ट्री वाला चीज तो बहुत सस्ता में बना देता है, क्योंकि बहुत मात्रा में बनता है ना रे, बहुत मात्रा में बनता है तो सस्ता हो जाता है सामान। और जो हाथ से बनाएगा वो महंगा होगा। आप स्वेटर कभी खरीदिए ऊन, और ऊन खरीद के स्वेटर बीनिए, कितना जोड़िया, जितना दिन बीनिएगा उतना का दिहाड़ी जोड़ लिया 400 के रोज से, पता चलेगा एगो स्वेटर का दाम पड़ेगा 2500-2600, और वो स्वेटर बिकाने आएगा 200 में 150 में वैसे का स्वेटर। अब आदमी बताइए कि आपका भुना हुआ स्वेटर खरीदेगा कि वो 150 का स्वेटर खरीद के काम चलाएगा? हालांकि आपका भुना हुआ स्वेटर बहुत किफ़ायती है, बहुत अच्छा है, उसका लाइफ ड्यूरेबल है, डिजाइनिंग बनाए हैं, अच्छा बनाए हैं,
बट जो कार में गया दोस्त बेल्ट खरीद रहा था, कह रहा था कि इस बेल्ट कितना चलेगा, ये बेल्ट 20 साल का गारंटी है, हम नहीं कहते 20 साल चलेगा गारंटी, तो कहीं बेल्ट ना ले वो तो 20 साल तक क्यों बेल्ट पहने हम हंसते हंसते मेरा हालत खराब हो गया कि कहा ये बेल्ट ना ले वो 20 साल तक यही बेल्ट पहन ले रहा हम तो 20 साल का गारंटी दिला का मतलब मरद तो ये बेल्ट रही। अच्छा, कुटीर उद्योग से और क्या फायदा हो सकता है बताइए तो? कुटीर उद्योग से एक फायदा और है कि अपना कौशल, अपना तरीका, अपना टेक्निक खुद बढ़ा सकते हैं। अगर हम लहठी बनाते हैं, अपन फैक्ट्री है, तो जैसे नग बैठाना के चाहेंगे वैसे बैठा सकते हैं, कोई फैक्ट्री का रूप में थोड़ी ना है। चलिए प्रश्न क्या है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। अभी अभी जस्ट चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उद्योग के आने से न सिर्फ आर्थिक बदलाव हुआ बल्कि राजनीतिक सामाजिक बदलाव भी हुए। सबसे पहली नंबर बात, फिर वही बात दोहरा रहे हैं, हर बार वही बात दोहराते हैं ना, बड़ा अजीब लगता है क्या कि औद्योगिकरण जब हुआ तो आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। सबसे पहली बात क्या हुआ कि कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया, श्रमजीवियों जमींदारों का शोषण मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब जो जमींदार सब के अंदर में जो मजदूर से काम कर रहा था उनको मुक्ति मिल गई, अब उनको काम मिल रहा था, है ना। अब देखिए